Hello students, welcome to State Services Updates with Dr. Vivek Rana. So in this lecture, we'll be decoding the important announcements and criteria for Haryana Civil Service Examination 2026. So HCS notification is finally out and now we'll be decoding the final nuances from the नोटिफिकेशन। तो अगर आप एचसीएस को लेके सीरियस हैं और आप ये फर्स्ट टाइम अगर इस फॉर्म में एग्जाम में को अपीयर कर रहे हैं तो शायद ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा। अगर आपने पहले एचसीएस मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर रखा है, ये सिर्फ एक बेसिक लेक्चर है जहां पे हम नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो अगर आपने वो दे रखा है पहले तो शायद ये लेक्चर आपके लिए इतना यूजफुल ना हो, तो हम पहले से आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपके जो 2026 की नोटिफिकेशन आई है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन 30 जैन को आउट आपके हो गई थी और उसमें सबसे मेन चीज होती है कि कितनी सीट्स इस बार आपके अवेलेबल है। तो आप देखेंगे सीट्स अगर हम पिछले दो एचसीएस के कंपैरिजन में देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लेस है, क्योंकि आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके जो सीट्स बन रही हैं वो अराउंड 114 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 46 है। तो जब भी आप इस एग्जाम को देते हैं आपके अंदर से मोटिवेशन होती है कि आप डीएसपी, एसडीएम, ईटीओ, डीएफएससी ऐसी पोस्ट के लिए आप मेनली ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो उस एंगल में अगर हम देखें तो इस बार मेन जो दो अट्रैक्टिव पोस्ट बन रही हैं एचसीएस एग्जीक्यूटिव, तो जनरल कैटेगरी में उनकी 11 सीट्स हैं और डीएसपी सिर्फ दो ही स्पेसिफिक सीट्स अवेलेबल है ओपन कैटेगरी में। बाकी हर कैटेगरी का ब्रेकअप उन्होंने डिटेल हाईलाइट आपके कर रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट जो इनिशियल कॉलम्स हैं वो जनरल और एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड कर रहे हैं और फिर उन्होंने लास्ट टू कैटेगरीज एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरीज को रखा है। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम में अपने लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स को पहले से कैलकुलेट करके रखें। वो अलग बात है कि हमें कभी भी नंबर ऑफ सीट से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए किसी भी आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, है ना। तो इसका मतलब एक 100+ नंबर जब भी निकलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और इसमें अच्छी बात क्या होती है, स्टेट सर्विसेज में स्पेशली आपके हरियाणा सिविल सर्विस में कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते। तो इसलिए अगर आप अल्टीमेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो कोई हार्म नहीं है कि आप अपनी अपने लक को थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं और एक एग्जाम टेम्परमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी सीटिंग आपकी बन सकती है। और ये वैसे भी एग्जाम यूपीएससी से एक मंथ पहले है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम को आपने टारगेट करना है। जैसे अगर आप न्यू कमर हैं तो कुछ पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि एचसीएस का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे आप एसडीएम वगैरह लगते हैं। फिर डीएसपी तो आपको पता ही है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये अगर आपको यूनिफॉर्म जॉब का चार्म है तो ये एक अच्छी पोस्टिंग आपके लिए हो सकती है। उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई कंट्रोलर आपके लिखा हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाली पोस्ट है, एईटीओ है, ट्रैफिक मैनेजर है। और उसके बाद क्लास ए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी आपके क्लब किया गया है ना। तो इसका मतलब ये सारी आपकी रिप्यूटेड स्टेबल सर्विसेज में काउंट होती हैं, जिससे आप हरियाणा स्टेट की डायरेक्ट डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम के जो आपके अभी नोटिफिकेशन कैलेंडर तो आउट हो गया है, पर आपकी जो लिंक होगा जो इस एग्जाम को फिल करने के लिए एलिजिबल होगा वो आपकी अभी 6 फेब से एक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट डेट 26 फेब है। तो आज गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दिया है, तो प्रेफरेबली आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। जैसे ऑफिशियल 6 डेट एक्टिवेट होती है डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार अपने लेवल पे रीड करके अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा और काफी हद तक फर्स्ट वीक में प्रेफर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा लेट भरते हैं तो उसका बस माइनर नुकसान ये होता है कि कई बार हमें अपनी चॉइस का सेंटर भी नहीं मिलता है। वो अलग बात है, हरियाणा में पिछले दो एग्जाम से देखा गया है कि वो आपसे चॉइस पूछ ही नहीं रहे हैं कि आप कहाँ पे सेंटर भरना चाहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे रैंडम सिटीज आपको अलॉट होती है, पर फिर भी अपने लेवल पे हो सकता है इस बार वो ऐसी चीज को ना करे। तो कोई हार्म नहीं है कि आप टाइमली फॉर्म को जरूर भरें। और इसमें पेमेंट एंगल को भी 26 डेट को ही आपके रखा गया। तो ये दो पॉइंट्स आपके फिर से मैं रिट्रेट करूंगी, 26 फेब इस एग्जाम की लास्ट डेट है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उन्होंने फिर से वो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप लिखा हुआ है जिसमें अभी हमने डिस्कस किया। और फिर इन्होंने एग्जैक्ट आपको ना फुल फॉर्म्स भी दे रखी हैं जो भी हम आपको बता रहे थे कि ईटीओ एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, एआरसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। क्योंकि जब आप किसी स्टेट सर्विस एग्जाम को देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत पोस्ट में मॉडिफिकेशन होती है और अभी से अगर थोड़ी क्लैरिटी हो कि कौन सी पोस्ट को हम करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है आप ऑलरेडी में सर्विस में हो सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी ग्रेजुएशन या रिसर्च में परस्यू कर रहे हो, तो कई बार हमें लगता है कि वो जॉब हमारे लिए वर्दी इनफ है भी या नहीं, है ना। पर अगर आप
को लग रहा है कि नहीं मेरे को हरियाणा में किसी भी कैपेसिटी में सर्व करना है, तो ऑलमोस्ट सारी पोस्ट ही इक्वली आपकी इफेक्टिव होती हैं और आपको अल्टीमेटली एक्सेल करेंगे तो कोई भी आपकी सीट आपके लिए बेटर ही हो सकती है। फिर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है तो उसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं है, आपको उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि हमें सिर्फ एक आपके ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। काफी हद तक उन्होंने बोल्ड आपके लिखा है कि कोई भी पर्सन अलाउ नहीं किया जाएगा जिसके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ना हो। तो इसलिए एज लिमिट काफी फ्लेक्सिबल है, उन्होंने जनरल कैटेगरी में 18 to 42 रखी है आपकी, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन 18-19 में ग्रेजुएशन डिग्री आपके कर चुका है, जो कि चांसेस कम होते हैं, तो वो एग्जाम को भर सकता है ना। पर अगर आप के पास वो डिग्री नहीं है, जब तक ये फाइनल स्टेज नहीं होती, तो चांसेस थोड़े से रहेंगे कि आप इस एग्जाम को इस बार नहीं दे पाएंगे, है ना। क्योंकि इन्होंने डेट भी जो आपके चूज की है एज को डिटरमिन करने के लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 जनवरी 2026। तो इसका मतलब आप अपनी एज को कैलकुलेट कीजिए और आपके पास अगर ये डिग्री है तो मोर देन इनफ है। वरना आप देखेंगे पीसीएस एग्जाम जब होता है ना, वहां पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाती है कि 10th लेवल में आपको पंजाबी करनी होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं दिख रहा कि आपको हिंदी को आपके इंकॉर्पोरेट करना है ना। तो उस एंगल से इस चीज का ध्यान रखें। फिर देखिए जो डीएसपी पोस्ट होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रिंजेंट होती है, उसमें आपकी एज लिमिट ऐसा नहीं है कि 42 तक आप दे सकते हैं। तो उसमें उनको होता है कि थोड़े यंग डायनेमिक इंडिविजुअल्स लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लें, तो वहां पे थोड़ी एज रिस्ट्रिक्शन रहती है, जो पुराने ईयर्स के अकॉर्डिंगली सेम ही है कि 27 ईयर्स होनी चाहिए। और वहां पे ना उन्होंने थोड़ी सी हाइट को भी इंपॉर्टेंस दी है। तो मेल की मिनिमल हाइट 5'7" है, फीमेल्स के केस में रिलैक्सेशन है 5'2", है ना। तो इसका मतलब आपने इन चीजों को भी ध्यान रखना। वो अलग बात है अगर सीट्स ही सिर्फ टोटल 2 है ना, तो इसका मतलब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आप एलिजिबल है या नहीं। अगर सीट्स थोड़ी ज्यादा होती है तो कई बार देखा गया है कि आप मेंस इंटरव्यू में तो मार्क्स ले आते हैं, पर कई बार जब सीट एलोकेशन होती है तो अगर ये चीजें फुलफिल ना हो तो आपको नेक्स्ट पोस्ट ईटीओ या तहसीलदार अलॉट हो जाती है ना। तो इसकी वजह से आपने इस चीज को थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना। फिर देखिए फीस कुछ ज्यादा नहीं है, काफी हद तक मेजॉरिटी कैटेगरीज के लिए तो रिलैक्सेशन ही होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए कोई आपकी स्पेसिफिक चार्जेस नहीं, स्पेशली जो डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए तो टोटल फ्री है ये एग्जाम। उसके बाद आपके ओबीसी वगैरह, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, वुमेन कैंडिडेट्स, उनको एक नॉमिनल फी 250 आपके सबमिट करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 1000 आपको इसमें पे करने, तो काफी हद तक आपके इसमें लिंक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलते हैं हरियाणा सिविल सर्विस में, तो इसलिए प्रेफरेबल रहेगा कि जिस दिन आपने फॉर्म किया उसी दिन या उससे अगले दिन तक आप ये आपके पेमेंट वाला स्टेप भी कर दें। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि फॉर्म भर के रख लिया है फिर हम सोच रहे हैं कि एक हफ्ते बाद हम पेमेंट करेंगे। तो टाइमली आप इस पूरे स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए। इनिशियल जो स्लाइड थी वहां पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया, पर अभी जब 6 को फॉर्म निकलेगा तो थोड़ा और आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो इसमें आपके आधार कार्ड और जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ करें उसी के बेसिस पे बायोमेट्रिक्स बेस्ड अटेंडेंस होगी, तो उस चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए एज लिमिट का उन्होंने फिर से एम्फेसाइज किया है कि नॉट लेस देन 18, नॉट अबव 42 एज ऑन 1/1/2026। ठीक है, तो आपका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। डीएसपी में वही 27 ईयर्स और 18 से कम आप डीएसपी नहीं बन सकते। और रिलैक्सेशन की बात है तो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन अवेलेबल होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप एससी हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं या डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, तो ये 42 ईयर्स में 5 ईयर फर्दर रिलैक्सेशन ऐड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 47 एज भी थ्योरेटिकली इस गिवन कैटेगरी में एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सोनल हैं जो डिसेबल्ड हुए सर्विस में, तो वुमेन इंपावरमेंट एंगल से उन कैंडिडेट्स को भी 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है। उसके अलावा दो अलग सी आपकी रिलैक्सेशन है जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम में। अगर कोई आपकी विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन है, उनको भी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपके दे रखी है। अगर आप अनमैरिड वुमेन है ना आपके, तो 5 ईयर रिलैक्सेशन उनके लिए भी है। इसका मतलब इन पर्टिकुलर कैटेगरीज से फीमेल्स को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि वो 42 के बाद भी अपीयर आपके हो सकती है ना। तो इसका मतलब आपके हरियाणा गवर्नमेंट ने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए 3-4 स्पेसिफिक कैटेगरीज रखी हैं। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि
एक्स सर्विसमैन और वैसी कैटेगरीज, उसमें भी 5 ईयर फर्दर रिलैक्सेशन है, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि 52 तक भी हम इंटाइटल कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जिन्होंने कोई पहले बेनिफिट वगैरह नहीं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि काफी ओपन एंडेड एग्जाम होगा। हरियाणा के ऑलमोस्ट जो भी ग्रेजुएट्स हैं उस एग्जाम को थ्योरेटिकली तो फुलफिल कर सकते हैं अगर वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हमें हरियाणा गवर्नमेंट को सर्व करना है। तो इसलिए आपके, वरना ज्यादातर यूपीएससी में तो देखिए जर्नीज बहुत अर्ली एज पे एंड हो जाती हैं, अपर लिमिट 32 होती है, फिर बस रिलैक्सेशन कैटेगरी से थोड़ी एडवांटेज मिल पाती है ना। तो इसका मतलब एज की तो कोई बार नहीं है इस एग्जाम को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, और एविडेंस के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को उन्होंने प्राइमरी एंगल मांगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वो वैसे भी आपको अपलोड करना होता है 10th लेवल की मार्कशीट, क्योंकि वहां पे एज आपकी स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है, तो उनको इन्होंने फेयर प्रूफ आपके क्या रखा है। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन में देखिए आपकी, वो हम पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं इसलिए उसको हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। आपकी 3 स्टेजेस में से पहली स्टेज ऑब्जेक्टिव स्टेज है जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है, जिसमें सिंगल डे में आपके जीएस और सी सेट इन 2 पेपर्स को 100 मार्क्स का वो बनाते हैं, रफली 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यूपीएससी से कंपैरेटिवली लेस होती है, सिर्फ 0.25 डिडक्ट होता है आपके रॉन्ग आंसर का, जो रफली 1/4 ट्रांसलेट होता है। लैंग्वेज की बात करें तो पेपर बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी में प्रॉपर पेपर अवेलेबल रहता है, और इंग्लिश वाले वर्जन को वैसे फाइनल की ट्रीट आपके किया जाता है। और जो सी सेट है, अगर आपका मैथ रीजनिंग नहीं भी स्ट्रांग है तो इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स में भी इसका वेटेज क्वालिफाइंग चल रहा है, तो आपको सिर्फ 33% मार्क्स मिनिमल स्कोर करने, तभी आपका ये जीएस पेपर इवेल्युएट होगा, है ना। तो इसकी वजह से आप उसको देख सकते हैं। और इसमें सबसे जो ट्रिकी क्लॉज है जो किसी और सर्विस में नहीं होता, जिससे कई बार अगर आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं रीड करेंगे वो बैकफायर कर सकता है, वो है कि आपके ना ज्यादातर कोई भी एग्जाम होता है उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं प्री स्टेज में, पर एचसीएस में एक 5th ऑप्शन भी रखी जाती है जिसको हम ई ऑप्शन कहते हैं। उस ई ऑप्शन का इशू क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको लग रहा है कि मेरे को इसको अटेम्प्ट नहीं करना, कि अगर इसको करते भी हैं तो नेगेटिव 1/4 हो जाएगी, तो उसमें आपको ई ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आप उस ई ऑप्शन को मार्क नहीं कर रहे तो उससे फिर आपके इशू क्या होगा कि आपकी एक पेनल्टी आपको इन्फोर्स की जाएगी जो रफली 0.25 की होगी, और अगर वो ऐसे क्वेश्चन उनको ज्यादा मिल गए 10% से ज्यादा, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी थी कि एक आपके पिछले से पिछले प्रीलिम्स में पेपर लीक हुआ था, कई कैंडिडेट ब्लैंक ओएमआर छोड़ आते थे, फिर बाद में लोग फिल कर रहे होते थे, तो उसकी वजह से उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये थोड़ा कम्बरसम कर रखा है। पर इस चीज से इशू क्या होता है कि अगर आप सी सेट का पेपर कर रहे थे और आपको लगा कि हाँ मेरा पेपर छूट रहा है, तो ये चीजें कई बार बैकफायर कर सकती है। जीएस में भी इंश्योर कीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर की डबल रीडिंग करके साथ साथ ही मार्क करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि आदत होती है पहले वो क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर रहे होते हैं, जब लास्ट के 10-15 मिनट्स बचते हैं तब वो एबीसीडी लगानी शुरू करते हैं, तो वो वाली चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। प्रेफरेबली फर्स्ट आवर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, और जिन पे आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ये तो बैकफायर ही करेंगे, वो प्रेफरेबल है उनको ई मार्क करके आप सिलेक्ट करिए। फिर जो गिवन टॉपिक्स बचते हैं जिनमें 2 ऑप्शन या 1 का इशू है, फिर आप धीरे धीरे उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वाला क्लॉज आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम एचसीएस दे रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा, वरना ये काफी सुसाइडल भी हो सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमने देखा है कि इसी वाली बेसिक सी मिस्टेक की वजह से पूरे अटेम्प्ट को मैस्ड अप कर दिया जाता है। ठीक है, मेन स्टेज में इस बार काफी बड़ा चेंज है, जिसकी वजह से हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम इस बार काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ जीएस और सिर्फ जीएस पे फोकस करना है, थोड़ा सा हरियाणा एंगल इनकॉर्पोरेट करके, क्योंकि अब क्या हो गया है कि जीएस के देखिए 4 पेपर्स हैं जो यूपीएससी सिलेबस से एज इट इज बोरो किए गए हैं, और उसके अलावा इंग्लिश हिंदी जो पहले से एचसीएस में होता था उसको रिटेन किया गया, और काफी बैलेंस मार्किंग है कि सब 100 मार्क्स के 600 में से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको आपके चूज करना होगा, और ड्यूरेशन वही 3 आवर्स रहेगी। और इनकी डेट्स भी अच्छी बात है कि अनाउंस हुई पड़ी है कि आपके जैसे अप्रैल अगर 26 को टाइमली हो जाता है पेपर 25 को, तो आपके जून में 27 to 29 3 डेज के अंदर ये 2 पेपर्स का ब्रैकेट में ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो ज्यादातर फर्स्ट डे आपके हिंदी इंग्लिश हो जाता है, फिर जीएस के 2 पेपर्स, है ना। तो इसका मतलब ये आपके हो गया।
फिर देखिए आपके सिलेबस का डिटेल्ड वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल दिया था, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, तो एक बार फिर से अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं उसको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है और हरियाणा का कितना वेटेज है। इंटरव्यू को आपके देखा गया है लास्ट 3 HCS से काफी रिड्यूस कर दिया गया है वेटेज को, सिर्फ 75 मार्क्स। इसलिए इस एग्जाम को अगर आपने निकालना है तो मेंस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। उन 600 में से अगर रीजनेबल जो भी कट ऑफ चल रही है, अगर आप 40-50 मार्क्स की एज ले लेते हैं तो इंटरव्यू आपके लिए सिंबॉलिक बन जाएगा, है ना। पर फिर भी कभी भी इंटरव्यू स्टेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार सीट्स में अगर आप देखें जो टॉप सीट्स हैं आपके HCS एग्जीक्यूटिव, DSP, ETO, है ना, तो उनके लिए फिर आपको थोड़े से इंटरव्यू में भी अबव एवरेज मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक्सेप्शनल लेके आ रहे हैं तो आप कंसोलिडेट कर लेते हैं और काफी हद तक आपको डिजायर्ड पोस्टिंग मिल जाती है। पर अगर इंटरव्यू मैस्ड अप हो जाए तो चांसेस हैं कि शायद आपको जो बॉटम एंड वाली हमने लिखा था कि नायब तहसीलदार पोस्ट है, ट्रैफिक मैनेजर है, आप शायद उसमें स्ट्रक हो जाए और फिर कई बार हमें अटेम्प्ट फिर अगले साल रैंक इंप्रूव करने के लिए देना पड़ता है। तो इसकी वजह से इंटरव्यू के ऊपर अभी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप आराम से वेट कीजिए कि आपके मेंस हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने भी टेंटेटिवली अगस्त सितंबर डेट डाली है इंटरव्यू स्टेज की, है ना। तो इसका मतलब अभी के लिए इस स्टेज को तो हमें आपके साइड व्यू में ही रखना है, ठीक है। तो ये डेट्स देखिए, अच्छी बात क्या है कि इस बार कोई आपके वैसा अनसर्टेनिटी वाला काम नहीं है, काफी हद तक अगर वो इस में कोई ग्लिच नहीं आता, कोई जुडिशियल आपके PILs वगैरह नहीं डलती हैं, कोई रिट नहीं डलती है, तो अब इनके अकॉर्डिंगली 26 आपके जो आपके अप्रैल है वो प्री की है, 27 to 29 आपके जून मेंस और अगस्त सितंबर इंटर, है ना। तो इसका मतलब इस बार थोड़ी सी चीजें आपके उन्होंने ध्यान में रखी, ठीक है। और कम्युनिकेशन अगर आपको करना ही हो कमीशन से कोई क्लैरिटी के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल रखा है कि आपको नेम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका एप्लीकेशन नंबर जो इशू हो जाता है उसको संभाल के रखना है, रोल नंबर जो इवेंचुअली आपको रिसीव होगा, और फिर बस नेम और एड्रेस, ठीक है। तो उसके बाद कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं एलिजिबिलिटी की, जो काफी हद तक हमने एम्फेसाइज कर दी हैं। आपको अभी डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसी और कमीशन से, है ना, तो बेसिक सी चीजें होती हैं उनको उन्होंने डिटेल्ड वे में हाईलाइट कर रखा है। और फिर वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन को आपने ध्यान से फिल करना है और उसमें सारी डिटेल्स को भरना है, कोई भी एंट्री आपके नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसमें आप प्रेफरेबल रहेगा कि पहले आप देख लीजिए कि कौन से मिनिमल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। कई बार हम फॉर्म फिल करने लगते हैं, फिर बाद में याद आता है अच्छा ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, इसकी भी स्कैन कॉपी चाहिए, और फिर वो काफी ना कम्बरसम और डिलेड सा चीज बन जाती है। तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी रेडी रखिए जब आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे मेजर है कि एक तो फोटोग्राफ उनको चाहिए होगी, उसके अलावा आपके सिग्नेचर्स होंगे, क्योंकि ई सिग्नेचर्स का ये टाइम होता है, आपकी डिग्री और मार्कशीट्स, ठीक है। तो ये वाली जो उनको स्कैन कॉपीज हैं वो भी आपके चाहिए होंगी। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, चाहे जोन सी भी हैं, चाहे आप EWS में कम्पीट करें, BCs में करें, रेजिडेंशियल कर रहे हैं, तो वो सब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आपके लिख रखे हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो NOC फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट भी आपको अडेप्ट करना है। तो ये सारी चीजें जब आपकी फुलफिल होंगी तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और इंडियन नेशनल्स के लिए ही ये आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कुछ इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, वो सिर्फ कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हाईलाइट कर रखी है। तो जिस भी आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो प्रेफरेबली उन पॉइंट्स को जरूर माइन्यूटली पढ़े, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में अगर आप अपनी कैटेगरी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो बाद में आपकी फिर रिग्रेट होता है कि उस टाइम हमने फॉर्म ध्यान से भरा होता। तो ऐसी चीजें नहीं होती। वो अलग बात है कि ऐसी चीजों में फिर वो आपको शिफ्ट कर देते हैं द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, और फिर वो कट ऑफ्स वो अप्लाई करते हैं। पर प्रेफरेबल है कि हम बिफोर हैंड, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर के लिए एम कर रहे हैं, ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। पूरी डिटेल आपके PDF हमारे टेलीग्राम और HPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब हाई टाइम है कि आपने ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको बस एग्जाम में अब टाइम को इन्वेस्ट करना है। और ये वाले जो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हैं ये आपकी लाइफ के सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपके UPSC नोटिफिकेशन भी सूनर और लेटर इस वीक में आ जाएगी, तो होपफुली डेट्स तो वही रहेंगी, कोई माइनर सा चेंज हुआ तो उसको आपको अडेप्ट करना है। और आप में से कुछ कैंडिडेट्स तो PCS मेंस में भी अपीयर हो रहे हैं, तो अभी के लिए तो उनकी डेट्स आप देखेंगे 1 मंथ पहले की हैं, अगर उसमें कोई चेंज होता है तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप HCS को टाइमली क्रैक कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि अप्रैल 26 की जो डेट है ये UPSC से एग्जैक्ट 1 मंथ पहले है।
तो इसी बहाने आपकी ना एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगी पूरे जीएस सिलेबस की, और आपको एक एज डेफिनेटली मिलेगी यूपीएससी पेपर में। अगर आप अपने आप थोड़ी स्लो रिवीजन कर रहे थे, है ना, चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में 10 days दे रहे थे, तो बस उसमें इतनी अडेप्टेशन करनी है कि वो 1 week के साइकिल में हम शिफ्ट कर जाए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इस गिवन एग्जाम का। ठीक है। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं इसमें पर्टिकुलर सेशन में समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि विद इन 24 hours आपको एक जेन्युइन सा रिप्लाई मिल जाए। बाकी तो आप विजिट भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, अगर आप फ्री हैं और अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं कि एचसीएस एग्जाम के लिए अब हमारी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए स्ट्रेटजी क्या हो। तो आई होप दिस specific state service lecture on Haryana civil service notification was a useful one. We wish you all the best in your quest to crack HCS examination. So stay connected. All the best.